तुम नोट्स नहीं लिया अभी तक आधा वो एग्जाम्पल। और कितना चाहिए? सब क्या नोट्स कितना चाहिए देखो, दो। उसको भी तक चाहिए, वो भी एक तीन तो निकल गए। तुमको भी चाहिए क्या? ये है। हाँ बस तीन और। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देना। हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड सर्विसेज, दैट इज इंश्योरेंस। पिछले क्लास के अंदर हम लोग पढ़े थे बैंकिंग एज अ सर्विस। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज बेसिकली a contract between two person, that is insurer and insured। दो पार्टी है, एक इंश्योरर और दूसरा इंश्योर्ड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोच लो ये हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में जो गुड्स है उसका इंश्योरेंस करवाएं। इंश्योरेंस करवाएं इसका मतलब क्या है? हम कुछ पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। उस पैसे को हम जो देते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम। और हम जो प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी एग्री करता है कि अगर तुम्हारा कोई भी नुकसान हुआ तो उसका जो भरपाई है, उसका जो कंपेंसेशन है, वो इंश्योरेंस कंपनी करेगा, राइट। तो आज हम हमारे पास सोच लो 1 करोड़ का गुड्स है दुकान में, तो रिस्क है, गुड्स चोरी हो गया तो नुकसान हो जाएगा, तो या जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया कोई भी वजह से, तो हम उसका इंश्योरेंस करवाएंगे। इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेट से 50,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, और उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। अब हम 50,000 रुपये दे दिए टू द इंश्योरेंस कंपनी, बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमको गारंटी दिया है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फायदा है, हमको सिर्फ 50,000 रुपये देना पड़ा, लेकिन साथ में एक कम से कम एक एश्योरेंस हो गया है कि अगर चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, 1 करोड़ का सामान भी जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा देगा। क्लियर है? तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या फायदा हो रहा है फिर? इंश्योरेंस कंपनी का क्या फायदा हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी तुमसे 50,000 ले रहा है और तुम्हारा 1 करोड़ का गुड्स जलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा 1 करोड़ रुपया। बस जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का नुकसान होगा। इसी बात पे इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस टिका हुआ है, द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी समझते हो? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का चांसेस, ठीक है। चांस क्या है? इवेंट ऑकर होने का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी सोच लो 50,000 रुपया एक जन से लेता है, ठीक है, और सोच लो 100 लोगों का इंश्योरेंस किया, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना रुपया आ गया? 50,000 इंटू 100 कितना हुआ? 5 लाख, 50 लाख है ना, 50 लाख रुपया आ गया, ठीक है। अगर तुम्हारा 10 लाख का गुड्स जल भी गया, 100 लोगों में से किसी एक जन का गुड्स डिस्ट्रॉय हो भी गया, और सोच लो एक जन को पैसा देना पड़ भी गया, तो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास 50 लाख आया था 100 लोगों का इंश्योरेंस करके, 99 लोगों का तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं, तो कुछ देना ही नहीं पड़ा अपने को। एक जन को पैसा देना पड़ भी गया 10 लाख, तो भी तो 40 लाख बचेगा अपने पास फिर भी, राइट। तो इसी बात पे इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस है कि कितने लोगों का वो इंश्योरेंस का से नुकसान होगा और वो लोग पैसा मांगने आएंगे, राइट। क्लियर है? तो दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बिजनेस एंड द इंश्योरेंस कंपनी is called as the contract of insurance। क्लियर है? देखना, रीड करेंगे। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड in which insurer agree to make good the loss
ऑफ इंश्योर्ड और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, इस पार्टी को बोलते हैं इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलते हैं, इंश्योरर, है ना। और बिजनेस को क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड। तो जो इंश्योरेंस करवाया है, जैसे कि हम लोग, वी आर कॉल्ड एज द इंश्योर्ड, राइट। और जो इंश्योरेंस कर रहा है कंपनी, उसको बोलेंगे इंश्योरर। क्लियर है। तो इंश्योर्ड क्या देगा, इंश्योर्ड प्रीमियम देगा इंश्योरर को, और बदले में इंश्योरर जो है वो एग्री करेगा कि कोई नुकसान हुआ तो उसका कंपेंसेशन वो देगा। क्लियर है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एट अ रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, हर साल हमको प्रीमियम देना पड़ेगा, और उस प्रीमियम के बदले हमको ये बात का आश्वासन मिलेगा कि अगर नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। क्लियर है। सारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इसी पे टिका हुआ है। आज सोच लो इंडिया में 1000 लोग गाड़ी खरीदे तो सब इंश्योरेंस करवाएंगे, है ना। तो 1000 लोगों से इंश्योरेंस कंपनी पैसा लिया, लेकिन 1000 लोगों का गाड़ी थोड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई 10 20 50 100 का गाड़ी एक्सीडेंट होगा, बाकी का तो नहीं होगा। तो 10 20 50 को पैसा देना भी पड़ेगा, ठीक है, नेट में पैसा बचेगा। दिस इज द बिजनेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है। द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। रिटर्न में लिखित में देता है इंश्योरेंस कंपनी कि जो भी नुकसान होगा उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगा, और उस रिटर्न एग्रीमेंट को बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है। इतना समझ में आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, समझ में आ गया। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, वन इज इंश्योर्ड एंड अदर इज इंश्योरर। यहाँ पे इंश्योर्ड पैसा देगा रेगुलरली प्रीमियम के नाम का, और बदले में इंश्योरर एग्री हुआ है कि नुकसान हुआ तो हम उसका भरपाई करेंगे। क्लियर है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कुछ रूल्स रेगुलेशन से चलता है, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए, क्या क्या रूल्स लागू होता है एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और कौन कौन से इवेंट पे इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर सकता है। ठीक है। मैं गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रहा, ऐसा कब हो सकता है, राइट। तो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कि कब कब ऐसा हो सकता है कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस फॉलो नहीं किए। तो प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन सबके ऊपर लागू होता है, हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर लागू होता है, और अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना करेगा। क्लियर है। तो क्या क्या रूल्स है वो हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा एंड प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्लियर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक से सारा। ठीक है। अच्छे से सुनेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और बहुत मतलब नॉलेजेबल टॉपिक है जो कि हमको बहुत काम में आएगा। ठीक है। देखना, पहला प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब भरोसा, फेथ का मतलब क्या, भरोसा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो एक भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, मतलब मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर तुम कोई भी चीज ऐसा छुपाते हो जो कि बाद में पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि तुम ये बात छुपाए हो, इसका मतलब तुम भरोसा तोड़े, और अगर तुम भरोसा तोड़ोगे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगा फिर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा हूं, और हेल्थ इंश्योरेंस करवाते समय वहां पे फॉर्म में लिखना पड़ता है एग्जिस्टिंग अभी क्या क्या बीमारी है, मुझे कोई लेट से कोई सीवियर डिजीज है और मैं उसको लिखा नहीं फॉर्म में,
और बाद में पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं ये बात छुपाया था इंश्योरेंस करते समय। तो अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ये बात प्रूफ कर देता है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट बात छुपाए हो इंश्योरेंस करते समय, और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगा। क्लियर है? लेकिन जो बात तुम छुपाए हो मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल तो अकाउंट से आ रहा है, मटेरियलिटी से, मतलब वो रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जिससे किसी को फर्क पड़ता है, वैसा बात होना चाहिए। राइट? तो अगर तुम कोई मटेरियल चीज छुपाए हो इंश्योरेंस कंपनी से, और बाद में अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि तुम कुछ छुपाए हो, इंपॉर्टेंट बात को छुपाए हो, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर सकता है पैसा देने से, क्योंकि तुम गुड फेथ में नहीं किए, तुम भरोसा तोड़े हो। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई भी चीज हम छुपाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी बाद में रिफ्यूज कर सकता है पैसा देने से। इसलिए जब भी हम इंश्योरेंस करें, कोई भी चीज हमको वहां पे हाइड नहीं करना चाहिए। आज चाहे हम लाइफ इंश्योरेंस करें तो वहां पूछता है हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग स्मोकिंग, वहां बता देना, अगर है तो लिख देना चाहिए कि देयर इज अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, लिख देना चाहिए कौन कौन से डिजीजेस हैं, क्योंकि लेटर ऑन अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रूफ कर दिया कि तुम ये सब कुछ छुपाए थे बोल के, तो तुम्हारा जो क्लेम है वो डिनाई भी हो सकता है। क्लियर है? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। इंश्योरेंस फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है। द इंश्योर्ड मतलब हम, एंड द इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर। तो सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी लागू होता है। मतलब हम सब बात बताएंगे, वो तो जरूरी है ही, इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ नहीं छुपाएगा, वो भी सारा बात डिस्क्लोज करेगा। क्लियर है? एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट related to insurance policy from each other. If the insurer hides any material fact, then the insurance company and later on the insurer comes to know about it, then he can refuse to pay. अगर तुम कोई बात छुपाते हो और बाद में पता चल जाता है कि तुम छुपाए हो, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर सकता है। क्लियर है ये? तो पहला प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसका मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ, भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। तो बेसिकली हम भी और इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। अगर छुपाते हैं और बाद में पता चलता है कि छुपाए हैं, तो दूसरा पार्टी जो है वो पैसा देने से मना कर सकता है। क्लियर है ये? एग्जाम्पल लिखेंगे छोटा सा, देखो एग्जाम्पल, हाइडिंग existing diseases at the time of hiding existing diseases at the time of taking a health insurance. क्लियर है? ये पहला पॉइंट तो इजी था बहुत, आगे तो और एडवांस अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है? कोई भी जो छुपाना नहीं है, छुपाओगे तो बाद में रिफ्यूज हो सकता है क्लेम। ठीक है? सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो चलेगा, वो बाद में अगर आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उस समय हमको कोई मटेरियल फैक्ट्स नहीं छुपाना है। ठीक है? सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये बोलता है कि तुम उसी चीज का इंश्योरेंस कर सकते हो जिसके ना होने से तुमको नुकसान होगा, या जो तुम्हारा है
तुम उसी का इंश्योरेंस कर सकते हो। बेसिकली मैं जिस चीज का मालिक हूं, जिस चीज का ओनर हूं, मैं उसी का इंश्योरेंस कर सकता हूं, है ना। मैं जिसका मालिक ही नहीं हूं, मैं जिसका ओनर ही नहीं हूं, मैं उस चीज का इंश्योरेंस नहीं कर सकता, राइट। तो सपोज सोच लो ये बिल्डिंग मेरे नाम पे है, तो आई कैन टेक अ इंश्योरेंस ऑन दिस बिल्डिंग, बट यू कैन नॉट टेक अ इंश्योरेंस ऑन दिस बिल्डिंग। तुम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते इस बिल्डिंग का, क्योंकि ये बिल्डिंग तुम्हारा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं जो कि हमारा है, राइट। और दूसरा, अगर लाइफ का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस कर सकते हैं, और किसी का इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, वरना क्या होगा देखो, सोच लो काली मंदिर के सामने एक बेगर है, एक भिखारी बैठा है, ठीक है। उसका हालत खराब दिख रहा है हमको, हमें लग रहा है ये तो इसका डेथ होने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है 1 लाख रुपया प्रीमियम दो, मरेगा तो 1 करोड़ रुपया देंगे। हम तो सारे भिखारी का इंश्योरेंस कर देंगे, वो जो भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम भिखारी को अडॉप्ट करोगे क्या? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो लेट्स से देयर इज अ बेगर, या कोई और स्ट्रेंजर, या सम ओल्ड पर्सन जिसका कोई नहीं है, ठीक है, और उसका डेथ होने ही वाला है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिन से मैं उसका डेथ हो जाएगा, थोड़ा जो उसका हेल्थ कंडीशन है वो नॉट आइडियल नहीं है, तो हम तो उसका इंश्योरेंस कराने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरेगा तो पैसा मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो हम ऐसा इंश्योरेंस नहीं कर सकते, बोलने का ये मतलब है। हम उसी का इंश्योरेंस कर सकते हैं जो हमारा है, मतलब हम या हमारे फैमिली मेंबर्स, और हम स्ट्रेंजर्स का इंश्योरेंस नहीं कर सकते, वरना स्ट्रेंजर्स का इंश्योरेंस करने लग गए तो जो भी लोग, हाँ, सब करोड़पति बन जाएंगे, है ना। 10 तो काली मंदिर में भिखारी का इंश्योरेंस करूंगा, किसी का तो डेथ होगा 5-7 साल में, इंश्योरेंस कंपनी से 1-1 करोड़ रुपए लाऊंगा, 10 का डेथ हो गया तो 10 करोड़। वरना फिर क्या होने लगेगा, बस कंडक्टर अपने बस में बैठे सबका इंश्योरेंस कर दिया, बस बस कोई खाई में उतार देगा, सबका पैसा मिलेगा। तो ऐसे हम किसी का भी इंश्योरेंस नहीं कर सकते, बोलने का मतलब। वरना क्या होगा, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के वजह से लोग क्या करेंगे, कोई भी वजह से डेथ करना शुरू कर देंगे स्ट्रेंजर्स का, क्योंकि उससे पैसा उनको मिलने लगेगा, राइट। तो हम इसीलिए रूल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है हम उसी चीज का इंश्योरेंस कर सकते हैं जो हमारा है। तो इन केस ऑफ एसेट्स, अगर हम उसके मालिक हैं तो ही हम उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ लाइफ, हम हमारा, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे एम्प्लॉयज, ये सब का इंश्योरेंस कर सकते हैं। लेकिन किसी बाहर का, स्ट्रेंजर्स का, जिनको हम नहीं जानते, ऐसे लोगों का हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से डिनाई कर सकता है। अगर हम प्रूफ नहीं कर सके कि इस पर्सन के साथ हमारा क्या रिलेशन है, तो फिर हम इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, अपने अपने फ्लैट्स का इंश्योरेंस कर सकते हैं हम, लेकिन हम पूरे बिल्डिंग का इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। अपने फ्लैट्स का इंश्योरेंस कर सकते हैं। देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देखना, द इंश्योरर मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट in the subject matter of insurance policy. In case of life insurance, insurable interest comes with the relation of the insured. अगर हमारा रिलेशन है उसके साथ, वो हमारा फैमिली मेंबर है, तभी हम उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते इंश्योरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस फॉर हिज स्पाउस। स्पाउस का मतलब समझते हो? वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, अगर हस्बैंड का बात कर रहे हैं तो वाइफ, है ना। और फॉर हिज और हर चिल्ड्रेन, बट ही कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर। हम किसी स्ट्रेंजर का इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज। और सोच लो फायर इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो हम वही एसेट का इंश्योरेंस कर सकते हैं जो एसेट हमारा है। मतलब मैं जिस एसेट का मालिक,
बात नहीं करो। तो देखो, हम जो एसेट के ओनर हैं, हम सिर्फ उसी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, हम किसी दूसरे के एसेट्स का इंश्योरेंस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हम अपने एसेट्स का, अपने गुड्स का, अपने लाइफ का और अपने फैमिली मेंबर्स के लाइफ का, इतना ही इंश्योरेंस कर सकते हैं। किसी के भी गुड्स का, किसी के भी एसेट्स का, किसी के भी लाइफ का इंश्योरेंस हम नहीं कर सकते। क्लियर है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्लियर है व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है, हिंदी में बोलो तो मुआवजा, कंपेंसेशन, लॉस का भरपाई करना, दैट इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लॉस को वापस से ठीक करने का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सोच लो मैं अपने दुकान का इंश्योरेंस कराया था जिसमें गुड्स था 3 लाख का, इसमें से सोच लो गुड्स जलता है और 1 लाख का गुड्स जला, खाली 2 लाख का गुड्स नहीं जलाया, वो ठीक है, सिर्फ 1 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो मुझे पैसा भी सिर्फ 1 लाख ही मिलेगा, 3 लाख नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता इंश्योरेंस, ये कोई प्रॉफिट कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपेंसेशन, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उतना पैसा मिल जाएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं मिल सकता तुम। क्लियर है ये? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक प्रॉफिट। इंश्योरेंस कोई पैसा कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस is to bring back the insured in the same financial position as he was before। पहले जो हालत में था उसको वापस उसी हालत में लाना है, एक्स्ट्रा ऊपर नहीं करना है, उसी में लाना है। ठीक है? तो सेम फाइनेंशियल पोजीशन में लेकर आना है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इंश्योर्ड इज फैक्ट्री फॉर 2 लाख रुपीज अगेंस्ट फायर, ड्यू टू फायर इज सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख। हम 2 लाख का इंश्योरेंस करवाए थे, लेकिन आग लगा और हमको 1 ही लाख का नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना देगा? 1 ही लाख देगा, भले ही हम 2 लाख का इंश्योरेंस क्यों ना किए हों, लेकिन जब नुकसान 1 लाख हुआ है तो 1 ही लाख मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। क्लियर है? देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट हिम फॉर 1 लाख ओनली एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 2 lakhs। क्लियर है ये? तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो बोलता है कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है कोई पैसा कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी पोजीशन में लाना चाहता है जो पहले था। तो पहले अगर हमारा 1 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर की वजह से, तो हमको मैक्सिमम 1 ही लाख मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज्यादा अगर मिल गया तो फिर तो प्रॉफिट हो गया तुमको, और इंश्योरेंस कोई पैसा कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। राइट? क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, ये वाला एक लास्ट वाला पॉइंट पहले पढ़ेंगे, रिलेटेड है थोड़ा, 7 पॉइंट पढ़ेंगे फिर ऊपर से सीरियली चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। व्हाट इज मिटिगेशन? If anyone can tell the English meaning of mitigation? मिटिगेशन का मीनिंग पहले लिखो, रिडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन। मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा हमारा कोशिश होना चाहिए कि हमको लॉस को कम करना है, लॉस को कम करने का हमेशा हमारा कोशिश होना चाहिए। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो ये मेरा दुकान है और दुकान में 50 लाख का सामान है। ठीक है? 50 लाख का गुड्स है, मैं पूरा फुल इंश्योरेंस कर रखा हूँ 50 लाख का। ठीक है? जल गया तो कोई डर नहीं, मुझे पैसा मिलेगा।
ठीक है। तो सोच लो आग लग गया मेरे दुकान में, ठीक है, आग लग गया है, सामान जल रहा है, तो बाहर क्या चेयर घाल के बैठ के देखूंगा मैं इसको जलते हुए? सोचो, मेरे को क्या, जलने दो, आएगा पैसा। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूं, इसका मतलब मैं लॉस को रिड्यूस करने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। और अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रूफ कर दिया कि तुम लॉस होने दिए, तुम लॉस को रोक सकते थे लेकिन तुम रोके नहीं, तुम कम नहीं किए लॉस को मिटिगेट करने का कोशिश नहीं किए, लॉस को रिड्यूस करने का कोशिश नहीं किए, अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रूफ कर दिया ये बात, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन बोलता है कि एज अ इंश्योरर आई शुड ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द लॉस। मुझे हमेशा कोशिश करना चाहिए आग को रोकने का या लॉस को रिड्यूस करने का। अगर मैं लॉस को रिड्यूस करने का कोशिश ही नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा और मेरा इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो सकता है। क्लियर है ये? तो इंश्योरेंस कंपनी बात प्रूफ करने का कोशिश करेगा कि तुम लॉस को कम करने का कोशिश नहीं किए। इंश्योरेंस कंपनी बात प्रूफ करने का कोशिश करेगा कि तुम फायर सेफ्टी नहीं किए थे इसलिए आग लगा, तुम्हारे पास वो फायर के कैंस नहीं थे इसलिए आग लगा, सिलेंडर्स नहीं थे। अगर ये बात प्रूफ कर दिया इंश्योरेंस कंपनी कोई तरीके से कि तुम्हारे गलती से आग लगा है, तुम आग को रोकने का कोशिश ही नहीं किए, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब ऐसा चीज है जो इंश्योरेंस कंपनी इसका फायदा उठा सकता है ना। आग लग गया, इंश्योरेंस कंपनी आके कोई तरीके से अगर कोर्ट में प्रूफ कर देता है कि तुम्हारे वजह से लगा है, तुम इसको कम करने का कोशिश नहीं किए, तुम इसको रोक सकते थे, तुम रोकने का कोशिश नहीं किए, तुम टाइम पे फायर ब्रिगेड नहीं बुलाए, तुम टाइम पे ये एक्शन नहीं लिए, इस वजह से और ज्यादा नुकसान हुआ, अगर ये सब प्रूफ कर देता है इंश्योरेंस कंपनी, तो हमको पैसा नहीं मिलेगा फिर। क्लियर है ये? तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब समझ में आ गया? रिडक्शन ऑफ लॉस। तो एज अ इंश्योरर मुझे हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मैं लॉस को रिड्यूस करूं। सिंपल सा बात है, गाड़ी का इंश्योरेंस लें उसका मतलब थोड़ी है गाड़ी ठोकते रहूंगा, ऐसा बात है। ये समझ में आ रहा है ना? अगर लिया हो इंश्योरेंस इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका फायदा उठाऊंगा, राइट? तो कंपनी बोलता इंश्योरेंस किए हैं लेकिन तुम भी थोड़ा ध्यान रखो लॉस नहीं हो बोल के। तुम्हारे, अगर तुम लॉस को रोक सकते हो तो रोक लो लॉस को, जबरदस्ती लॉस करोगे तो हम भी पैसा नहीं देंगे। क्लियर है? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी or subject matter of insurance in the same way as he would have taken care without taking the insurance। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या बोलता है? उसी तरीके से सामान का ध्यान रखो जैसे तुम रखते अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो। अगर तुम अपने सामान का इंश्योरेंस नहीं करवाए होते तो जैसे उसका ध्यान रखते वैसे ही ध्यान रखो इंश्योरेंस कराने के बाद भी। क्लियर है? तो अगर इंश्योरेंस नहीं करवाए होते तो क्या गुड्स को जलने देते? तुम बैठ के देखते दुकान के बाहर? नहीं, तुम आग को बुझाने का कोशिश करते। तो इंश्योरेंस कराने के बाद भी तुम्हारा कोशिश वही रहना चाहिए, राइट? द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस लियो इसका नाम, इसके मतलब, इसके वजह से हम केयरलेस नहीं हो सकते, हम लॉस को होने नहीं दे सकते, हम लॉस को रोकने का कोशिश करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस and when the fire breaks out he should take all the measures to stop the fire। आग को रोकने का कोशिश करना चाहिए and minimize the loss rather than watching it the fire because he will get compensation। है ना? बैठ के आग लगते हुए हम देख नहीं सकते, हमको कुछ करना चाहिए आग को रोकने का। अगर हम ऐसा कोशिश नहीं करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगा। क्लियर है? क्लियर है इतना?
नेक्स्ट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे पुराने पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर तुम एक ही सामान का इंश्योरेंस दो जगह से कराए हो तो दोनों जगह से पैसा नहीं मिलेगा। इस एग्जांपल के तौर पे सोच लो, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का मोबाइल फोन है। मैं दो जगह से इंश्योरेंस करा लिया, एक पॉलिसी बाजार से तो इंश्योरेंस करा लिया, एक और कोई LIC तो लाइफ का है, और कोई जगह से सोचो HDFC से इंश्योरेंस करा लिया, और एक सोच लो पॉलिसी बाजार से करा लिया। दो जगह से इंश्योरेंस करा लिया एक ही मोबाइल का, करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल डिस्ट्रॉय होता है, 1 लाख का मोबाइल अगर डिस्ट्रॉय होता है तो इधर से भी 1 लाख, इधर से भी 1 लाख, ऐसा नहीं होगा, मिला के टोटल 1 लाख ही होगा। बस समझ में आ रहा है? तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि दो दो जगह से इंश्योरेंस मत कराओ, करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक जगह से इंश्योरेंस कराए हो तो पैसा मिलेगा, दो जगह से कराए हो तो भी उतना ही मिलेगा, दोनों मिलके उतना देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी तो है ना, इंडेमनिटी भी तो है, फायदा थोड़ी हो सकता है 1 लाख का मोबाइल डिस्ट्रॉय हुआ 2 लाख मिलेगा, सब ऐसे करने लगेंगे। एक मोबाइल खरीदूंगा 1 लाख रुपए का, 10 जगह से इंश्योरेंस कराऊंगा, मोबाइल को तोड़ दूंगा, 10 लाख आ जाएगा, नहीं होगा इंश्योरेंस। 2,000 रुपए में इंश्योरेंस होता है, 1 लाख का मोबाइल 1,000 रुपए का इंश्योरेंस होता है, 10 जगह से कराऊंगा 20,000 रुपए लगे, एक 20 हुआ, 10 लाख आएगा, 8-80 का फायदा, व्यापार हो जाएगा, समझे? क्लियर है ये? तो हम ऐसा बोलने का मतलब है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडेमनिटी है, फायदा नहीं हो सकता, लॉस भरपाई हो सकता है, फायदा कभी नहीं हो सकता इंश्योरेंस में। क्लियर है? बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन लाइफ के ऊपर है। मतलब गुड्स का अगर इंश्योरेंस कराए हो तो गुड्स में दो जगह से पैसा नहीं मिलेगा। अगर 1 लाख का सामान था, दो जगह से इंश्योरेंस कराए हो, सोच लो ये 50 देगा, ये 50 देगा, 1 ही लाख मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं मेरे लाइफ का इंश्योरेंस करवाया हूं दो जगह से, सोच लो 1 करोड़ का इंश्योरेंस एक जगह से कराया हूं, एक जगह से 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया, अब मुझे दोनों जगह से पैसा मिलेगा। लाइफ के केस में दोनों जगह से पैसा मिलेगा, क्योंकि लाइफ के केस में ये बात इवैल्यूएट नहीं हो सकता है कितना का नुकसान हुआ है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मोबाइल 1 लाख का था तो मैं बोल सकता हूं 1 लाख नुकसान हुआ, लेकिन लाइफ का सोच लो, ए है, ए का डेथ हो गया तो ए के डेथ के वजह से कितना नुकसान हुआ उसके फैमिली मेंबर्स को, ये बात मनी के टर्म्स में इवैल्यूएट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो दिस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ के ऊपर काम नहीं करता कंट्रीब्यूशन, बाकी गुड्स में, एसेट्स में इसमें काम करता है। क्लियर है? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज टेकन more than one insurance policy for the same subject matter, एक ही सामान के लिए दो जगह से इंश्योरेंस कराया है, then all the insurers will contribute the amount of loss and compensate for the actual amount of loss. Separately he cannot claim total loss from each insurer. सबसे पैसा नहीं मांग सकता पूरा पूरा, मिला के टोटल 1 लाख ही मिलेगा। The insurer contributes to the total loss in proportion of the amount assured by each. जो जितने भी इंश्योरर होंगे सब मिलजुल कर पैसा देंगे, किसको? इंश्योर्ड को। क्लियर है? जैसे एग्जांपल भी मैं बनाया, एक तो देख सकते हैं। A person get his house insured against fire for 1 लाख। हम 1 लाख का इंश्योरेंस करवाए हैं विथ इंश्योर्ड ए बोल के कंपनी है, उससे 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया हूं, और बी बोल के कंपनी में 50,000 का इंश्योरेंस करवाया। ठीक है? ए लॉस ऑफ 75,000 ऑफर्ड, 75,000 का लॉस हुआ। तो ये देखो यहाँ पे 1 लाख का इंश्योरेंस एक जगह से था, दूसरे जगह से 50,000 का था, तो मैं बोल सकता हूँ 2:1 है, 1 लाख और 50,000 2:1 है। तो वैसे ही 2:1 में मुझे पैसा मिलेगा, पहला कंपनी 50,000 देगा और दूसरा कंपनी 25,000 देगा, हो गया 75,000, है ना? तो मैं 75,000 का इंश्योरेंस लॉस हुआ तो एक कंपनी 50,000 देगा, एक कंपनी 25 देगा, टोटल 75 होगा। राइट?
मैं दोनों से 75 और 75 नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने से मुझे 75,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। देन ए इज लाइबल टू पे 50,000, बी इज लाइबल टू पे 25,000। क्लियर है। तो अगर मुझे 75,000 का नुकसान होता भी है तो पहला कंपनी मुझे 50,000 देगा, जितना करवाया था उसका आधा, और दूसरा कंपनी जितना करवाया था उसका आधा देगा। ठीक है, टोटल 75 ही मिलेगा। बोलने का मतलब है कि अल्टीमेटली 75 ही मिलेगा, चाहे तुम दो जगह से इंश्योरेंस क्यों ना कर लो, लेकिन दोनों कंपनी से पूरा पूरा पैसा नहीं मिलेगा, दोनों से मिला के टोटल 75 ही मिलेगा। क्लियर है। हाँ, वो क्या होता है, इंश्योरेंस जैसे अभी हम इंश्योरेंस किए तो वो 1 साल का होता है, फिर 1 साल के एंड में तुम इंश्योरेंस को रिन्यू करते हो, अगर फिर से पैसा देते हो 1 साल का और हुआ, फिर पैसा दिए तो फिर 1 साल का हुआ, ऐसे तुम अगर वहां उस समय जिस दिन टूट रहा है उस दिन तक का पैसा दिए हो तो देगा कंपनी पैसा। ठीक है। अब डिपेंड करता है, 5 साल पुराना है तो 1 लाख का पूरा 1 लाख नहीं देगा, थोड़ा कम करके देगा, 50,000 60,000 ऐसे मिले, डिप्रिसिएशन कम होगा उससे, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस। ये वाला प्रिंसिपल जो है किसके ऊपर लागू नहीं होता है, लाइफ के ऊपर लागू नहीं होता है। क्लियर है। तो जैसे सोच लो मैं एक कंपनी से 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया हूं और दूसरे कंपनी से 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया हूं, तो अगर डेथ होता है तो दोनों कंपनी से पैसा मिलेगा मेरे फैमिली मेंबर्स को। क्लियर है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। अगर हम कोई डिजीज का बात कर रहे हैं उस, हाँ हम कोई भी टाइप का इंश्योरेंस कर सकते हैं। देखो अपने गुड्स का, एसेट्स का, हेल्थ, तुम जो बोल रहे हो डिजीज का वो हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है डेथ में पैसा मिलेगा, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। और कोई डिजीज हुआ उसका पैसा, डिजीज हुआ उससे जो खर्चा हुआ उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा, उसको हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर है। इतना पढ़ेंगे हम लोग। अभी 1-2 प्रिंसिपल बचा हुआ है, थोड़ा बड़ा बड़ा प्रिंसिपल है, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ये दो पेंडिंग रहा, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉस प्रॉक्सिमा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।